नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। रात के 9 बजने वाले हैं और आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन खबरों की खबर देख रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड का बिल का दिन है। अभी भी लोकसभा में इस वक्त बहस चल रही है। रात को 10 बजे के आसपास वोटिंग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि आज का ये बिल जो पेश हुआ है उसमें सरकार का पलड़ा बहुत भारी है। तो खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि क्या आज़ाद हिंदुस्तान में 70 साल से चल रहे वक्फ बोर्ड का वक्त बदलने वाला है, और बदलेगा तो क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, विस्तार से बात करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने अपने उन सहयोगी दलों को साधा जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, जिनमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेता शामिल हैं। और आज जो वक्फ का बिल पास हुआ, जो कि एनडीए सरकार के द्वारा पास किया जा रहा है, होने वाला है, तो क्या इसका बिहार चुनाव पर असर होगा, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। आज हम आपको एक और अहम खबर दिखाने वाले हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में राम का नाम जोड़ने का योगी सरकार और आरएसएस का प्लान क्या है, किस तरीके से इसको एक नए प्लान के तौर पर, रणनीति के तौर पर बीजेपी करने वाली है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही ये भी कि कैसे एक व्हाट्सएप कॉल से एक कर्नल और उनकी पत्नी 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे, और इस दौरान जालसाज उनके बैंक से 3 करोड़ रुपए गायब करने में कामयाब हो गए। लेकिन शुरुआत करते वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए आए इस विधेयक से। इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा इस वक्त चल रही है। थोड़ी देर में वोटिंग के साथ ही ये तय हो जाएगा कि लोकसभा में इस बिल का भविष्य क्या हुआ। हालांकि अगर आंकड़े देखें, दिन भर के भाषण सुने, उसका निचोड़ निकल कर आता है कि एनडीए यानी सत्तारूढ़ पक्ष बिल्कुल इंटैक्ट है। जेडीयू, टीडीपी ने इस बिल के समर्थन में ही आज भाषण दिए हैं। आज संसद से सड़क तक वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की चर्चा रही, यही छाया रहा। सड़कों पर भी कहीं बिल का समर्थन हुआ तो कहीं पर विरोध भी हुआ। वही हाल संसद में, लोकसभा के अंदर भी ऐसे ही देखने को मिला। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को पेश किया, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में धारदार बहस दिन भर आज चली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार की है और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। और ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मुसलमान वक्फ निवेशन विधेयक। विरोध और समर्थन के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया। बिल रखते ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल नुमा बम विपक्ष की तरफ और उससे भी ज्यादा वक्फ बोर्ड की तरफ उछाला, ये कहते हुए 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था।
रिजिजू ने तो संसद भवन को लेकर वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाया, लेकिन पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तो पूछा कि कल को वक्फ पूरे देश पर दावा कर देगा तो क्या पूरा हिंदुस्तान उनका हो जाएगा। मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? लोकसभा के अंदर सवाल जवाब का दौर चल रहा था तो बाहर बिल का विरोध भी चल रहा था। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। वक्फ की संपत्ति इतनी ज्यादा है कि सिर्फ उसके पास जमीनों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली जैसी 3 दिल्ली उसमें समा जाएंगी। सरकार का दावा है कि साथ ही वक्फ की संपत्ति लगातार तेजी से बढ़ती गई। लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि 2006 में वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या 4.9 लाख थी, लेकिन इस वक्त 8.72 लाख वक्फ की संपत्ति है, यानी दोगुना हो गई। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर इससे होने वाली कमाई का सही से इस्तेमाल हो तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाएगी। पहले तो वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। लेकिन विपक्ष कई सवालों और आरोपों के साथ सदन में हाजिर था। आरोप नंबर 1, सरकार मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती है। आरोप नंबर 2, सरकार वक्फ के नाम पर मस्जिदों, मदरसों की संपत्ति भी हड़पना चाहती है। आरोप नंबर 3, इस बिल से सरकार का मुसलमानों से भेदभाव की भावना प्रकट होती है। आरोप नंबर 4, ये बिल राज्य सरकार की ताकत को भी खत्म करने की कोशिश है। आरोप नंबर 5, नए कानून में गैर मुस्लिमों को सदस्यता देकर सरकार सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। आरोप नंबर 6, इस बिल को तैयार करने में मुसलमानों से उनकी राय नहीं ली गई। और आरोप नंबर 7, ये मुसलमानों से उनके मकान और दुकान छीनने की एक साजिश है। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो और जब दूसरी तरफ यहाँ 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के चुनावी रंग भी दिखे। कुछ महीनों बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है कि उस चुनाव पर भी इसकी छाप दिख सकती है। किसी के बाद कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। 2013 में
वक्फ बिल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बिल है, लेकिन जब आज चर्चा चल रही है सदन में तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया और कहा कि कोई भी फैसला देश के संविधान और देश की अदालत से बाहर नहीं हो सकता। वक्फ बिल में संशोधन को सही ठहराते हुए गृह मंत्री ने जो भाषण दिया उसमें 4 बहुत ही बड़ी बातें की। आइए वो अब आपको सुनवा देता हूं। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं। अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है, रेवेन्यू ऑफिसर वही। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गए। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई। कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी। ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं। सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हम आपको बताएं कि आज जो चर्चा हो रही है वक्फ बिल पर लोकसभा में, उस पर कुछ ही देर में वोटिंग होगी, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां जो नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर दिखाई देगी सरकार का पलड़ा कहीं ज़्यादा मजबूत है। सरकार के पास ज़रूरत के नंबर हैं,
कहने को भले ही बीजेपी के अपने सांसद 240 हों, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखता कि कोई दिक्कत सरकार को आएगी। मेरे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि संविधान के विशेषज्ञ हैं, चाणक्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब एक बार फिर हमसे जुड़ने के लिए। फैज़ान साहब, मेरे ख्याल से आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लगता है कि पहले अगर विपक्ष को सुनो तो लगता है कि ज़्यादती हो रही है, सरकार को सुनो तो लगता है कि रिफॉर्म ज़रूरी था। आपका टेक क्या है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर? सुमित, आप जानते हैं कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं सही नहीं होती हैं। सच हमेशा बीच में होता है। तो ये कह देना कि वक्फ बिल से मुसलमानों के मत देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। या ये कह देना कि साहब वक्फ बोर्ड लव जिहाद और जमीन जिहाद कर रहे हैं, ये बात भी सही नहीं है। ये कह देना कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, पूरा सच नहीं है, क्योंकि करप्शन तो सारे टेंपल बोर्ड्स में भी है और सरकार में भी है, और अब तो जजेस के ऊपर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। उनके घरों से भी कुछ विवादित वीडियो सामने आए। तो प्रश्न ये है कि हम कोई लॉ जब बनाते हैं तो मैं एक कानून के विद्यार्थी की हैसियत से उसको कैसे देखता हूं जी। तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि इस लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी बनाने की। अब आप देखेंगे, पहली चीज ये कि देश में धार्मिक जायदाद हिंदुओं की भी है, ईसाइयों की भी है, सिखों की भी है, मुसलमानों की भी है। सबसे ज्यादा कानून का शिकंजा अगर किसी के ऊपर है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी पे है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं बना। मुसलमानों के लिए 1954 में कानून बना, फिर 95 में उसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट हुए, फिर 2013 में अमेंडमेंट हुए। ये क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है। ये बात बिल्कुल आपको कोई भी नहीं बताएगा सुमित, मैं आपको बता रहा हूं जी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर सरकार नामित करती है। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसमें संसद के सदस्य हैं, विधानसभाओं के सदस्य हैं। वक्फ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ब्यूरोक्रेट होता है, सिविल सर्वेंट होता है, सरकार का हिस्सा होता है और सरकार नामित करती है। तो वक्फ बोर्ड एक तरह की सरकारी संस्था है जो पूरी तरह सरकार के शिकंजे में है। ओके। अब ये कहा जाए कि साहब वक्फ बोर्ड ने बड़ा बुरा काम किया, तो भाई चेयरमैन और मेंबर्स आपने क्यों खराब अपॉइंट किए? कहीं पर भी ये जिम्मेदारी जो वक्फ बोर्ड बना रहा है वो लेगा या नहीं लेगा? जी। वक्फ बोर्ड को निर्देश देने का अधिकार सरकार को ऑलरेडी मौजूद है। अगर कोई वक्फ बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सरकार की बात नहीं मान रहा है, सरकार को उसको बदल देने का हक है कि उसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, यानी पूरे वक्फ बोर्ड को सुपरसीड करा दिया जाएगा। प्रोफेसर साहब, तो क्या आप ये कह रहे हैं, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, कि इस बिल की जरूरत नहीं थी, इस संशोधन की जरूरत नहीं थी? मैं एक बात, मोटी बात कह रहा हूं कि जो बात कही जा रही है कि इफिशिएंसी इंप्रूव होगी, पहले हम ये तो देखेंगे प्रॉब्लम है क्या। तो ये प्रॉब्लम इतनी कानून में नहीं है जितनी बताई जा रही है, ये है मेरा एक निष्कर्ष। दूसरी चीज ये कि हम ये कह रहे हैं कि हम वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावी बनाना चाह रहे हैं। तो वक्फ का रेगुलेटर कौन है? वक्फ बोर्ड। वक्फ के बारे में फैसले कौन करेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के तीनों सदस्य को कौन नामित करता है? सरकार। कौन उसका अध्यक्ष है? जज। जज जो हमारी जुडिशरी का हिस्सा है। कौन उसका सदस्य है? एक ब्यूरोक्रेट, वो भी आप नामित करते हैं। मुस्लिम लॉ का जो एक्सपर्ट है वो भी सरकार नामित करती है। तो अगर आप वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम कर दी जाएं, वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियां कम कर दी जाएं और वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा? ये मैं समझता हूं कंट्राडिक्शन है बात में कहीं ना कहीं। इसका मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं है
कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक है। सब कुछ तो हमारे देश में कहीं भी ठीक नहीं है, किसी भी संस्थान, हर जगह कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, और एक बड़े देश में ऐसी समस्याएं होती हैं, जी ये हमें मानना चाहिए एज ए फैक्ट। फैजान साहब, इसलिए इस पूरे बिल को ये कह दें कि इसमें कोई चीज अच्छी नहीं है, ये बात गलत है। जी ये कह दें कि इसमें हर चीज जो है वो बहुत अच्छी है, ये भी बात गलत है। फैजान बिल साहब, के कुछ मैं प्रावधान इसी अच्छे इसी हैं। इसी टीजर लाइन के साथ सॉरी इंटरवीन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं दिलचस्पी दर्शकों की बनी रहे। हम संसद का एक स्टोरी दिखाते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। क्या अच्छा है वो ज़रूर बताइएगा, और क्या ख़राब है वो भी आप ज़रूर बताइएगा अपने अगले कमेंट में। तो वक्फ बोर्ड बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी को समर्थन दे रही वो पार्टियां जो कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे राजनीति करती हैं, जैसे जेडीयू, टीडीपी, वो क्या करेंगी, जो खुद को सेकुलर मानती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इन पार्टियों की दलील है कि जब सरकार ने उनके संशोधनों और सवालों को स्वीकार कर लिया, फिर बिल का विरोध वो क्यों करें। इसीलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी, सब ने दिल खोलकर इस बिल का समर्थन किया, संशोधनों का समर्थन किया। वक्फ बोर्ड बिल का मामला तब आया जब बिहार में विधानसभा का चुनाव अब से मात्र 6 या 7 महीने दूर है। तो सवाल है कि उस चुनाव पर इसका क्या असर भी होगा। उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की छवि धर्मनिरपेक्ष बना रखी है, जो हिंदुओं के बराबर ही मुसलमानों का भी ध्यान रखती है। इसीलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने से पहले ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल पर क्या करेंगे। लेकिन लोकसभा में उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह ने साफ कर दिया कि इस बिल का समर्थन जरूरी क्यों है। अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत भले ही नहीं है, लेकिन सारे सहयोगियों ने पहले ही साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए, भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। दरअसल सहयोगी दलों का मामला बिहार में विधानसभा चुनावों से भी जुड़ा है, जो इस साल के आखिर में होने वाले हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। करीब 47 सीटों पर जीत हार तय करने में मुस्लिम वोटों की काफी अहमियत है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं महागठबंधन को 77% वोट मिले, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को सिर्फ 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुसलमानों के वोट मिले। लेकिन जेडीयू को लगता है कि गरीब मुसलमानों के हक में उठाया गया कदम और वक्फ बोर्ड के नए कानूनों से आम मुसलमानों को फायदा होगा। इसीलिए जेडीयू को भी चुनाव में फायदा होगा नीतीश कुमार के नाम पर। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है?
नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज आरजेडी इसे मुसलमानों की आजादी पर हमले के रूप में दिखा रहा है, लेकिन इसी वक्त लालू यादव का लोकसभा में 15 साल पहले दिया गया एक भाषण तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। जिस तरह पिछले लोकसभा चुनावों में बिहार में मुस्लिम वोटों का रुझान एनडीए की तरफ बढ़ा है, उससे नीतीश और चिराग को लगा होगा कि वक्फ बोर्ड वाले विधेयक का समर्थन करने में कोई नुकसान नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आइए फिर लौटते हैं फैजान मुस्तफ़ा साहब के पास जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि हमने दिन भर मैंने आज बहस सुनी और इनफैक्ट पिछले 15-20 दिनों से हम ये बहस को देख रहे हैं। बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड में गैर इस्लामिक सदस्यों का अपॉइंटमेंट क्यों किया जा रहा है, किसी और बोर्ड में तो होता नहीं है, ना श्राइन बोर्ड्स में होता है, ना गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी में होता है। ये क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सुमित संविधान का विद्यार्थी हूं। मैं समझता हूं कि जो देश की विभिन्नताएं हैं वो सारी संस्थाओं में नजर आनी चाहिए। तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स भी हों, औरतें भी हों, ओबीसीज भी हों। ये इसके का क्रिटिसिज्म करना उतना सही नहीं है। अच्छा, जो मसला है वो ये कि संविधान के अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज का अधिकार है उनको मैनेज करने का, वो संविधान ने दिया है उस धर्म के मानने वालों। संविधान के शब्द ये है कि हर धर्म और उस धर्म में जो सेक्ट हैं उनको अधिकार होगा अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, रिलीजियस प्रॉपर्टी का। तो क्या ये प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त करेगी? अच्छा। ये कहना कि संसद कभी भी कोई कानून नहीं पास करती जो असंवैधानिक है, ये बात भी सही नहीं है। संसद के कई पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करती रही है। संविधान के संशोधन भी अवैध डिक्लेयर होते रहे हैं। एनजेसी का आपको याद होगा कि 2016 में अमेंडमेंट जो है, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था लोकसभा में, और राज्यसभा में सिर्फ एक ही वोट उसके विरोध में पड़ा था, राम जेठमलानी का। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। ये बात सही नहीं है। बात कि कई चीजें बिल में बड़ी सकारात्मक हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं, अगर आप वो बता सकें प्रिसाइज में। हर कानून में कुछ अच्छी कुछ बुराई होती है सुमित, मैं उसको वैसे ही देखता हूं जी। अब जैसे इसमें यह कहा गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अब जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का ऑफिसर होगा, ये अच्छा प्रावधान। या ये कहा गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन अब होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, अभी तक वो थोड़ा जूनियर जज होता था। या ये कहा गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो 6 महीने के अंदर फैसला देगा, ये एक अच्छा प्रावधान है। तो कई चीजें इसमें पॉजिटिव हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें निगेटिव हैं। जैसे मैं आप बताऊं जी, मुसलमानों के लिए ये लॉ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो तो आपने देख लिया राजनीति कैसे राजनीतिक नेता बोलते हैं। हिंदुओं का अधिकार छीन रहा है, हिंदू अब वक्फ नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टी सुमीत अवस्थी की है वो उस प्रॉपर्टी में आग लगा दें, किसी को दान कर दें, उसमें खेती करें या फ्लैट बनाएं या वक्फ कर दें, ये उनका अधिकार है। ये ओनरशिप का जो स्वामित्व का अधिकार है जो दुनिया के हर प्रॉपर्टी लॉ में है विश्व में, ये उसको बिल्कुल उल्टा खड़ा कर दे रहा है कि हम एक प्रॉपर्टी के ओनर से ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम वक्फ नहीं कर सकते। कितने हिंदू राजा, महाराजा, जमींदार जिनकी जनता मुसलमान थी, उन्होंने उनके लिए मस्जिदें भी बनवाई, उनके लिए कब्रिस्तान भी बनवाए। तो ये बात मैं समझता हूं इस बिल का सबसे कमजोर पहलू ये है। दूसरी चीज ये कहना कि साहब अगर कोई कन्वर्ट हुआ तो 5 साल तक वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। अरे भाई, कन्वर्ट हो या ना कन्वर्ट हो, पहले तो ये समझ लें
सुमित के जो देश में कई बीजेपी के राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ बने हैं, वो जबरदस्ती अगर कन्वर्ट कराया गया, धोखा देकर, लालच देकर, उसको वो बैन करता है। अगर कोई स्वेच्छा से कन्वर्ट हो तो वो उसका अधिकार है। अब वो आदमी अधिकार होके आज मुस्लिम बन गया, जैसे ही वो मुस्लिम बना तो पूरा मुस्लिम लॉ लागू हो गया। अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो 5 साल बाद ही अपनी ही प्रॉपर्टी का वक्फ कर पाएगा? ये अब आप कल ये कहेंगे कि वो 5 समय नमाज पढ़ता हो और रमजान में रोजे रखता हो और उसके दाढ़ी हो और सर पे टोपी हो, कैसे साबित होगा? ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। ये जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप का लॉ है, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम थिंग, राइट, उसके विरुद्ध जा रहा है। जी फैजान साहब, माफी जा रहा हूँ, बीच में इंटरवीन की मैंने कर रहा हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन आपने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से समझाया बिल की खासियत भी और बिल की खामियां भी। उम्मीद करते हैं संशोधन संविधान में लगातार होते रहें, तमाम कानूनों में होते रहें। इस कानून में भी अगर कोई कमियां रह गई हैं, जो कि अगर ये पास हो जाता है तो आने वाले वक्त में संशोधन हो और इसकी भी खामियों को दूर कर लिया जाए। शुक्रिया फैजान साहब हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। फैजान मुस्तफ़ा संविधान के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड में चंद लोगों की ठेकेदारी को दूर कर रही है। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की सरकारों ने इतनी ताकत दे दी कि वो कोर्ट कचहरी से भी ऊपर हो गया। दरअसल पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित ताकतें दे दी, ये बीजेपी और उनके साथियों का कहना है। अगर उसके खिलाफ कोई कोर्ट जाना चाहता तो नहीं जा सकता था, उसे वक्फ ट्राइब्यूनल के पास ही जाना होता था और वो उसका फैसला स्वीकार करना होता था। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आखिरकार क्यों इस संशोधन की आज जरूरत पड़ी है। आपके दिल में नफरत है ना, वो निकाल डालो। सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी। एक वक्त था जब वक्फ की तूती बोलती थी। एक वक्त है कि वक्फ को लग रहा है कि उस पर सितम हो रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सब कांग्रेस का किया धरा है। आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते हैं और मन साफ होते हैं तो आप तर्क पे जाते हैं। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूँ। अब आप वक्फ बोर्ड के वजूद में आने से लेकर अब तक के इतिहास को समझिए। 1954 में तत्कालीन नेहरू सरकार ने वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ एक्ट बनाया। 1955 में ही कानून में बदलाव करके वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। तब से अब तक देश भर में 32 वक्फ बोर्ड बन चुके हैं। 1995 में वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव करके उसे ज्यादा शक्तियां दी गयी, लेकिन 2013 में तो बदलाव करके वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्ति दे दी गई। कानून में उस बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को ये भी ताकत मिल गई कि इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ को मिली इसी असीमित ताकत को आधार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे
ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है, हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर, जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। वक्फ बोर्ड में बदलाव के बाद जो नए कानून बन रहे हैं, उनमें महिलाओं को बोर्ड में जगह देने की बात है। इस सवाल पर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। उसका कहना है कि महिलाओं का हक कांग्रेस ने बार बार मारा, चाहे शाहबानो का केस रहा हो या वक्फ बोर्ड का। इसलिए सरकार कह रही है कि उसने वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ऐसा कानून लाने का प्रयास किया है जिसमें कानून सबसे ऊपर होगा। सेक्शन 108, उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा हमने कानून बनाया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेगा। अगर ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो फिर हम इसके खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे। यानी कानून बनने के बाद भी इस पर कुछ सवाल आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के रूप में उठ सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर चर्चा हुई और यह भी तय किया गया कि बाबा साहेब का नाम लेते वक्त उनका पूरा नाम लिया जाएगा। इस मीटिंग में कहा गया कि बाबा साहेब का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है, लेकिन षड्यंत्र के तहत उनके नाम से राम को हटा दिया गया था। देखिए, आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आरएसएस के लिए जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा वो आरएसएस उसको पसंद करेगा। जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा, आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के बारे में जो बात कही, वही बात बीजेपी के शीर्ष नेता कहते हैं। लेकिन मामला जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी बैठकों का होता है तो सब कुछ गोपनीय हो जाता है। इसीलिए गाजियाबाद में जो बैठक हुई उसकी एक तस्वीर तक नहीं आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संघ की बैठक हुई तो आती जाती गाड़ियों का ये काफिला भर दिखा। गाजियाबाद के नेहरू नगर में 4.5 घंटे से अधिक समय तक हुई मीटिंग में सब कुछ चुपके चुपके हुआ। संघ, संगठन और सरकार की समन्वय बैठक हुई। सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग में मौजूद रहे। संगठन यानी बीजेपी से पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए, जबकि आरएसएस की ओर से क्षेत्र प्रचारक महेंद्र गाजियाबाद पहुंचे। इसके अलावा आरएसएस के प्रांत प्रचारक भी बैठक में मौजूद थे। संघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय मजदूर संघ तक के लोग इस मीटिंग में आए। इस बैठक में एक अहम निर्णय अंबेडकर जयंती को लेकर हुआ। 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन कैसे किया जाए, इसे लेकर चर्चा हुई।
संघ ने सुझाव दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम ही लिखना और बोलना चाहिए। पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। नाम से रामजी शब्द षड्यंत्र के तहत हटाया गया। तर्क ये दिया गया कि अम्बेडकर ने संविधान पर हिंदी में अपने पूरे नाम का हस्ताक्षर किया था। बैठक में ये भी कहा गया कि अम्बेडकर के नाम से पहले आदरणीय, परम आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या परम पूज्य आदि शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। मीटिंग में ये सवाल भी उठा कि बाबा साहेब की सभी तस्वीरों में नीला रंग ही क्यों दिखाया जाता है, किसी और रंग के कपड़े क्यों नहीं दिखाए जाते। ये तय हुआ कि दूसरी तस्वीरों का भी इस्तेमाल कार्यक्रमों में किया जाए। इसके पहले गाजियाबाद में बैठक सवेरे 11 बजे शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर से पहुंचे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये बैठक टल रही थी। चुनाव के बाद ये बात सामने आई थी कि समन्वय में कमी के कारण बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। बैठक में दो अहम एजेंडे थे। पहला, सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय, और दूसरा, संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रमों की तैयारी। जाहिर है इस बैठक में संघ के बारे में वो बातें तो कही ही गई होंगी जो पहले भी सामने आई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक मॉडल भी है। राष्ट्रनिष्ठा कैसे होती है ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। और राष्ट्रनिष्ठा का बिना किसी सरकार के सहयोग के या सरकारी सहयोग की अपेक्षा के अनवरत चलने वाली उस प्रक्रिया का हिस्सा है और 100 वर्षों से निरंतर एक संगठन इस पे लगा हुआ है। लाखों स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अद्भुत उदाहरण है दुनिया के अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में हम आपको आए दिन ऐसी खबरें दिखाते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी और जागरूक करने वाली होती हैं, आपको सतर्क करने के लिए, सचेत करने के लिए। इसी कड़ी में आज आपको दिखाने जा रहे हैं चंडीगढ़ से आई ये महत्वपूर्ण खबर, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी जो कि कर्नल रहे, उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनके खाते से 3.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट आप बहुत ध्यान से देखिए। रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी की ये कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए, ताकि जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बिल्कुल ना हो। चंडीगढ़ के सेक्टर 2A में रहने वाले 82 साल के कर्नल दिलीप सिंह और उनकी पत्नी 74 साल की रणविंदर कौर मार्च की 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक खौफ के साए में रहे। जालसाजों ने बुजुर्ग दंपति से कहा कि वो डिजिटल अरेस्ट है और उनके अकाउंट से 3 करोड़ 40 लाख रुपए निकाल लिए। यानी 10 दिनों के अंदर इनकी जीवन भर की कमाई लुट गई। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अमूमन ऐसा हो रहा है कि अपराधी जो हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, विक्टिम्स को कॉल करके बताते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोविजन आया है। लोगों की कन्वीनियंस के लिए वर्चुअल मोड और डिजिटलाइजेशन हो गया है और लोग इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे सबूत उनको दिखाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड वो लिंक दिखाएंगे किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व बंदे के साथ, और कभी वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं या किसी एक्स का नाम लेते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाने लगते हैं और एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिजिटली आप अरेस्ट हो जाओगे, अभी आप डिजिटल अरेस्ट करवा लो, आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे, आप इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो तो आपका मामला सेटल हो जाएगा। सुना आपने, कर्नल दलीप सिंह के पास व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल उठाते ही उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा है उसके पीछे किसी कोर्ट रूम जैसा सीन था और सामने वाले ने जो बात कही उसमें भी कोर्ट का ही हवाला दिया गया। इनके यहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आया था 18 तारीख को करीब 10:30-11 बजे और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें आपका नाम जोड़ा गया है
एक मिस्टर नरेश गोयल के साथ, जिसने करीब 550 या 600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसकी वजह से वो जेल में हैं। तो आपका नाम उनसे जोड़ा गया। तो मैंने ये कहा कि मैं ना इस आदमी को जानता हूँ, ना मेरे पास कोई कभी कांटेक्ट हुआ इसके साथ या किसी और के थ्रू, तो मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ और मेरा कोई इसके साथ लेन देन कुछ भी नहीं है। आई डोंट इवन नो द पर्सन, मैं उसको देखा भी नहीं है। कॉल करने वाले ने कर्नल दलीप सिंह से कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ रहा है। जालसाजों ने जेल की सजा काट रहे जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का नाम लेकर दलीप सिंह से कहा, आपने 5 लाख रुपए में अपना बैंक खाता बेचा और 2 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 लाख रुपए कमीशन लिए। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने पूरे फर्जीवाड़े को असली दिखाने के लिए वीडियो कॉल पर कर्नल साहब को उनका एटीएम कार्ड तक दिखाया और दावा किया कि वो 5000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे हैं। बदमाशों ने कर्नल दलीप सिंह को 24 लोगों की तस्वीरें भी भेजी और दावा किया कि इन सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ठगों ने दावा ये भी किया कि एक विसल ब्लोअर के पूरे परिवार के साथ हत्या करवा दी गई। इसी के साथ जालसाजों ने कर्नल और उनकी पत्नी को बताया कि वो डिजिटल अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये 18 तारीख से शुरू हुआ और 27 तारीख तक चला, 29 तारीख तक चला और ये इन्होंने इस पूरे दौरान कहा कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हमारे सर्वेलेंस में रहेंगे, अपने फ़ोन्स ऑन रखना और ताकि हमें पता लगे आप कहीं जा रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से। और ये टॉप सीक्रेट, स्टेट सीक्रेट है और अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। कर्नल साहब और उनकी पत्नी 18 मार्च से 27 मार्च तक अपने घर में रहे और जालसाजों के इशारे पर काम करते रहे। बदमाशों ने उन्हें धमकी दी कि सहयोग नहीं किया तो पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। इस पूरी धोखाधड़ी को असली कार्रवाई दिखाने के लिए व्हाट्सएप के जरिए नकली दस्तावेज भेजे गए और उन्हें कोर्ट का पेपर बताया गया। इसी के साथ 7 अलग अलग खातों में इस बुजुर्ग दंपत्ति से 3 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 3.41 ਕਰੋੜ लिए ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚ ਕਰਾਏ, 5 ਅਕਾਊਂਟਸ ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। इस पूरे मामले में जागरूकता बहुत जरूरी है। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कहना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल बना के उनसे फ्रॉड किया गया था कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व है और हर तरह से उनको इस बात का विश्वास दिलाया गया कि आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, अगर आप इसमें हमें पैसा नहीं देंगे तो ये बात जो है वो पब्लिक भी हो जाएगी और धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट करा गया। और बुजुर्ग होने के नाते वो बहुत ज़्यादा किसी से रिवील नहीं कर पाए इस बात को और प्रेशर में आके उन्होंने टाइम पर उनको पैसा डिसबर्स कर दिया। पुलिस ने कर्नल साहब के अकाउंट में बचे हुए कुछ पैसे फ्रीज करा दिए हैं, लेकिन आगे इस केस में उसे कितनी कामयाबी मिलेगी कहना मुश्किल है। इसीलिए खुद पुलिस भी कह रही है, जागरूक रहिए, फ्रॉड से बचिए।